आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द लाइफ स्टोरी ऑफ मंसूर सीज़न 2 किस्त नंबर 25 डॉगो। सड़क के किनारे एक 7 साल का बच्चा बैठा था जिसके गिर्द 3-4 कुत्ते बैठे थे और वो इनके साथ खेल रहा था और इनको गले लगाकर प्यार कर रहा था। वो अपने सामने रखी रोटी में से रोटी तोड़कर बारी बारी इन कुत्तों को खिलाता था और साथ इन कुत्तों की बची रोटी खुद भी खा रहा था। इन कुत्तों को मुंह लगाकर सूंघता और फिर इनसे बातें करता। यह अजीब और गरीब बच्चा कहाँ से आया था कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि अगर कोई इसे पैसे देता तो उनसे खाना दूध लाता और कुत्तों को खिलाता पिलाता और खुद भी इन कुत्तों का बचा हुआ खाना खाता, दूध पी लेता और कभी किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती तो इस बच्चे को इस चीज़ के साथ टच रहने वाला कपड़ा या चीज़ देते, वो सूंघकर इस चीज़ को तलाश कर देता। इस तरह पुलिस वाले भी किसी शख्स की गुमशुदगी पर इस बच्चे को इस शख्स के इस्तेमाल में रहने वाले कपड़े देते तो वो सूंघकर इस शख्स तक पहुंच जाता था। ये बच्चा सड़क के किनारे एक टूटे हुए पाइप में रहता था जहां इसके पास कुत्ते बैठे होते थे जिनके साथ वो खेलता रहता था और बहुत कम लोगों से बातें करता था। इसकी सूंघने वाली सलाहियत की वजह से ये सीक्रेट सोसाइटी के गुरु राजेंद्र की नजरों में आ गया। वो इसको अपने पास ले गया और इसकी तरबियत करने लगा। इसको मार्शल आर्ट और हर तरह की तरबियत दी। चूंकि वो बच्चा कुत्तों के साथ ही रहना पसंद करता था इसलिए दुनिया के बेहतरीन सर्चिंग डॉग्स के साथ इसको रखा गया और एक कुत्तों का ट्रेनर इसकी तरबियत करता। कोई भी कुत्ता इस बच्चे के साथ फौरन मानूस हो जाता था, इसलिए ये बच्चा डॉगो के नाम से मशहूर हो गया। वक्त के साथ साथ डॉगो की सलाहियत में भी इजाफा हो गया और दूसरी तरबियत से ये बेहतरीन फाइटर भी बन गया और सीक्रेट सोसाइटी वाले अपने दुश्मनों को तलाश करवाकर इससे कत्ल करवाते थे। अब ये सीक्रेट सोसाइटी का कातिल था। डॉगो अब कसरती जिस्म का भरपूर जवान था, सर और दाढ़ी मूंछों को छट करवा कर रखता था। सीक्रेट सोसाइटी ने इसको नेपाल धर्मा के पास भेजा। धर्मा ने एक लिबास इसे सूंघने को दिया। ये कृष्णा का लिबास था जो उन्हें एयरपोर्ट से मिला था। डॉगो को लिबास सूंघने लगा और फिर जोर जोर से फिजा में गर्दन उठाकर सूंघने लगा और बाहर दौड़ लगा दी। धर्मा ने अपने मुसल्ला साथियों के साथ 2 गाड़ियों में इसका ताक़ुब शुरू कर दिया। डॉगो बाहर सूंघते सूंघते एक मार्केट की तरफ भाग रहा था। कृष्णा इस वक्त ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए मकामी मार्केट में गया हुआ था और एक बड़े स्टोर से सामान खरीद रहा था। डॉगो मार्केट में चलता हुआ मुख्तलिफ स्टोर से होता हुआ कृष्णा वाले स्टोर में पहुंचा। कृष्णा बिल की अदायगी करके बाहर निकल रहा था कि डॉगो ने इसको पकड़ लिया। कृष्णा अपने सामने डॉगो को देखकर हैरत से देखने लगा जो इसको सूंघ रहा था। कृष्णा सोच ही रहा था कि ये कौन है कि डॉगो ने एक मुक्का इसके मुंह पर मार दिया। कृष्णा समझ गया कि वो पकड़ा गया। इसने सामान फेंका और एक जोरदार पंच डॉगो के मुंह पर मारा, मगर इसे लगा जैसे इसका हाथ किसी कंक्रीट की दीवार पर लगा हो। वो पीछे हटकर भागने लगा कि पीछे से धर्मा ने इसको पकड़ लिया और जोर से पिस्टल का बट इसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया और अपने पीछे साथियों को कहा कि इसे उठा लो। बेशक वो बेहोश कृष्णा को उठाकर गाड़ी में डालकर अपने ठिकाने पर ले गए और एक कुर्सी पर बांध दिया। कृष्णा को होश में लाने के लिए धर्मा ने इसको 2 थप्पड़ मारे। कृष्णा होश में आ गया और खौफजदा नजरों से धर्मा को देखने लगा। धर्मा इसको कहने लगा कि तुम क्या समझते थे कि मेरी हवेली को जलाकर बच जाओगे? फौरी तौर पर बताओ कि मंसूर कहाँ है। करिश्मा अब समझ चुका था। उसने कहा कि कौन मंसूर? मैं तो नहीं जानता। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है।
मैं तो आम सा आदमी हूं। धर्मा शैतानी हंसा और कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने डोगो को कहा कि इसकी हड्डियां तोड़ दो। डोगो ने एक जोरदार मुक्का कृष्णा की नाक पर मारा, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। कृष्णा की एक जोरदार चीख निकल गई। डोगो ने एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा तो कृष्णा के जबड़े की हड्डी टूटने के साथ कुछ दांत टूटकर बाहर गिर गए। कृष्णा चीख रहा था। डोगो ने कृष्णा का हाथ पकड़कर 2 उंगलियां तोड़ दी। कृष्णा दर्द से कुर्रा रहा था। फिर डोगो ने एक जोरदार झटके से इसकी कलाई तोड़ दी। धर्मा ने कहा, जल्दी बताओ वरना तुम्हारी एक एक हड्डी टूटती रहेगी। कृष्णा ने इसकी तरफ देखकर कहा, तुम जो मर्जी कर लो, मेरी जान भी ले लो, मैं नहीं बताऊंगा। महाराजा कल्कि अवतार के रास्ते में जान देना मेरे लिए एजाज की बात है। धर्मा ने डोगो को फिर इशारा किया। उसने कृष्णा का दूसरा हाथ पकड़कर बारी बारी इसकी सारी उंगलियां तोड़ दी। कृष्णा दर्द की वजह से बेहोश हो गया। धर्मा ने डोगो को कहा, इसे होश में लाओ। डोगो ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चंद थप्पड़ों बाद कृष्णा फिर होश में आ गया। डोगो ने जोरदार अंदाज में सीधी उंगली कृष्णा की आंख में मारी। उंगली क्या थी, जैसे लोहे की सुलाख थी जो इसकी आंखों में घुस गई। डोगो ने उंगली मोड़कर बाहर निकाली तो कृष्णा की आंख का ढेला बाहर निकल आया। कृष्णा बुरी तरह चीख रहा था। धर्मा ने डोगो को रोका और कृष्णा की दूसरी आंख खोलकर उसमें झांकने लगा और उसके दिमाग में पहुंच गया और उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया। कृष्णा के मुंह से निकला, सैटेलाइट टाउन, कोठी नंबर 32। इसके बाद इसने डोगो को कहा, काम खत्म करो। डोगो ने जैसे ही इसकी गर्दन पकड़ी, कृष्णा ने कहा, मेरा इंतकाम तुमसे जरूर लिया जाएगा, और जोर से कहा, जय महाराजा कल्कि अवतार। डोगो ने इसके साथ उसकी गर्दन तोड़ दी। धर्मा ने कहा, जल्दी चलो, ऐसा ना हो वो वहां से निकल जाए, हमने इनको पकड़ना है। कमरे में बैठकर हम बातें कर रहे थे कि अर्जुन कुमार जी ने कहा, काफी देर हो गई, कृष्णा नहीं आया। मैं जल्दी से कृष्णा के दिमाग में पहुंचा, मगर उसका दिमाग नहीं मिल रहा था। मैंने आंखें खोलकर अर्जुन कुमार जी से कहा कि कृष्णा का दिमाग नहीं मिल रहा, लगता है इसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। अर्जुन कुमार जी ने कहा, जल्दी यहां से निकलो, लगता है कोई खतरे की बात है। हम तेजी से कोठी से बाहर निकले और सामने एक कोठी का दरवाजा खुला था, इसमें दाखिल हो गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, आप लोग इस घर के मकीनों को काबू करो, मैं देखता हूं क्या मामला है। अर्जुन कुमार लोग अंदर चले गए। मैं दरवाजे से देखने लगा। अचानक 3 गाड़ियां हमारी रिहाइश पर रुकी और इसमें से मुसल्लाह अफराद ने निकलकर रिहाइश का घेराव कर लिया। धर्मा गाड़ी से उतरा और इसके साथ डोगो बाहर निकला और बाहर निकलकर मुंह फिजा में उठाकर सूंघने लगा। फिर छलांग मारकर दरवाजे के ऊपर से अंदर घुस गया और दरवाजा खोल दिया। 2 मुसल्ला अफराद को इसने बाहर रोका और बाकी सबको अंदर जाने का इशारा किया। वो सारे अंदर चले गए। मैंने छुपके से दरवाजा खोला और तेजी से एक गाड़ी के पीछे छुप गया। एक मुसल्ला शख्स का मुंह दूसरी तरफ था। मैंने पीछे से इसके मुंह पर हाथ रखकर दबोचकर पीछे खींच लिया और इसकी गर्दन तोड़ दी। दूसरा शख्स जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने एक जोरदार किक इसकी टांगों के दरमियान मारी। वो हल्की सी चीख मारकर आगे को झुका कि मैंने एक जोरदार घुटना उसके मुंह पर मारा। वो दर्द से कराहने लगा। मैंने एक जोरदार एल्बो का वार इसकी गर्दन के पीछे किया। इसके मनके की हड्डी टूट गई। मैंने जल्दी से उसकी गन उठा ली और गेट के अंदर झांका। सामने 2 मुसल्ला अफराद खड़े थे। मैंने इनका निशाना लेकर फायर किया। दोनों वहीं गिर गए। फायर की आवाज सुनकर 3 अफराद बाहर को भागे। मैंने दरवाजे के साथ बनी गमट्टी की आड़ लेकर इन पर फायर किया। 2 अफराद वहीं गिर कर भागे। मैंने दरवाजे के साथ बनी
कमटी की आड़ लेकर इन पर फायर किया। 2 अफराद वहीं गिर गए, जबकि तीसरा जल्दी से एक सतून की आड़ में होकर मेरी तरफ फायर करने लगा। बाकी मुसल्ला अफराद भी बाहर निकलकर मुख्तलिफ आड़ लेकर मेरी तरफ फायर करने लगे, लेकिन मैं महफूज था। एक शख्स ने जैसे ही हल्की सी गर्दन सतून से बाहर निकाली, मैंने फायर किया और वो चीख मार कर गिर गया। अंदर से धरबा ऊंची आवाज में चीख चीख कर अपने साथियों को हिदायत दे रहा था। मैंने इसकी आवाज कैच करके इसके दिमाग में छलांग लगाई, मगर इसने जल्दी से सांस रोक ली। मैंने जैसी ही गन सीधी कर कर दोबारा फायर किया तो ट्रिच की आवाज सुनाई दी और गोलियां खत्म। अब मेरी तरफ से फायर नहीं हो रहा था, जबकि वो लोग मुसलसल फायर कर रहे थे। शायद इनको अंदाजा हो गया था कि मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए अब वो मुसलसल फायर कर रहे थे और अब 2 अफराद फायर करते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे और पीछे इनके साथी इनको कवर दे रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि मैं बुरी तरह फंस गया हूं, क्योंकि मेरे पीछे कोठी की दीवार और एक तरफ गुमटी थी और दाएं तरफ खुला सहन था कि अचानक मेन गेट की तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई दी और मुझ पर फायर करने वाले दोनों अफराद वहीं ढेर हो गए। मुझे गेट की तरफ से अर्जुन कुमार की आवाज सुनाई दी कि मंसूर, मैं इन पर फायर करता हूं, तुम किसी तरह बाहर निकलो। अर्जुन कुमार ने कोठी में छिपे अफराद की तरफ फायर किया कि जैसे ही वो पीछे भागे, मैं तेजी से भागकर गेट से बाहर निकल गया। अर्जुन कुमार की आवाज सुनाई दी कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं इनको देखता हूं। धर्मा लोगों की एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर काजल बैठी हुई थी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, अर्जुन कुमार ने अंदर 2 बर्स्ट मारे और जल्दी से गाड़ी के खुले दरवाजे में बैठ गया। काजल ने तेजी के साथ गाड़ी भगा दी। हम सोसाइटी से बाहर निकले तो हमारे पास से पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां सोसाइटी में दाखिल हो रही थी, जिनको फायरिंग की आवाज सुनकर किसी ने इतला दी होगी। मैंने एक लंबा सांस लिया। अर्जुन कुमार ने कहा, तुमने हमें अंदर भेजकर खुद ही रिस्क ले लिया। ये तो फायरिंग की आवाज सुनकर हम बाहर निकले और बाहर मुर्दा पड़े अफराद की गन लेकर उन पर फायर किया। तुम हमें बताते तो सही। मैंने कहा, मुझे वक्त बताने का मिला ही नहीं। मुझे गुस्सा था कि इन लोगों ने कृष्णा को मार दिया और हम पर हमला कर दिया। इनको थोड़ा सबक मिलना चाहिए कि हम कोई आसान शिकार नहीं है। हम अर्जुन कुमार के एक ठिकाने पर पहुंचे। वहां अर्जुन कुमार एक सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने आंखें खोली और कहा, इन लोगों ने बदतरीन तशद्दुद करके कृष्णा को बेदर्दी से शहीद कर दिया और गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली और कहा, मैं कृष्णा का इनसे इंतकाम जरूर लूंगा, क्योंकि शहीद होते वक्त उसने उन लोगों को अपने इंतकाम का कहा था। पता नहीं इसका क्या रूहानी मामला था कि इसे सब पता चल गया। फिर इसने डोगो के मुतालिक बताया कि इसमें क्या क्या सलाहियत है। मैंने कहा, ये सब आपको कैसे पता चला? तो उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा कि महागुरु जी ने बताया। वो कहने लगा, कृष्णा मेरा बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा और बहादुर शागिर्द था। इसका इंतकाम आज रात ही लेना है और वो हमारे इस ठिकाने से भी जल्द वाकिफ हो जाएंगे। क्यों, तुम्हारा उतरा हुआ एक लिबास डोगो को मिल गया? मैंने कहा, इस डोगो से तो मैं खुद कृष्णा का इंतकाम लूंगा। अर्जुन कुमार ने कहा कि अपने ऊपर कोई परफ्यूम अच्छी तरह से स्प्रे करो ताकि वो इंसानी कुत्ता तुम्हारी खुशबू न सूंघ सके। हमें उन्हें कुछ देर उलझाना है और रात ही को सीक्रेट सोसाइटी को एक झटका देना है और इनके मौसमायाती सेंटर को तबाह करना है। काजल उठकर एक कमरे में गई और वापस आकर अपना एक परफ्यूम मुझे दिया। मैंने इसको अच्छी तरह से अपने ऊपर स्प्रे किया। मैंने काजल की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा कि ये लेडी परफ्यूम मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, अजीब सी फीलिंग्स आ रही। उसने हंसकर कहा, मजबूरी है और कोई था नहीं। रात का खाना खाकर हम बातें कर रहे थे। अर्जुन कुमार ने खटमंडू का एक नक्शा निकाला और एक जगह निशान लगाया। ये सेंटर यहाँ एक पहाड़ी पर है और बहुत वीरानी है और पहाड़ी पर बर्फ जमी रहती है। इस मौसम में फिर एक और नक्शा निकाला जो एक बिल्डिंग का था। इसने बताया कि ये इस मौसमियाती सेंटर का ब्लूप्रिंट नक्शा था जो मैंने
इस सेंटर को तामीर करने वाले महामार से बनवाया था। यहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि बज़ाहिर ये आम मौसमियाती सेंटर उन्होंने शो किया है। रात 10 बजे के बाद हम तैयार होकर निकले और शहर से गुजरते हुए शहर से बाहर पहाड़ी की तरफ चल पड़े। इस पहाड़ी की तरफ एक सड़क जाती थी। एक जगह हमने गाड़ी को एक पहाड़ी की ओट में खड़ा किया और पैदल चलना शुरू कर दिया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और इस वक्त हवा चल रही थी। सर्दी की वजह से हमारी कुल्फी जम रही थी, हालांकि हमने गर्म लिबास पहने हुए थे। अर्जुन कुमार ने हमें रुई निकाल कर दी कि इससे अपनी नाक के बाएं नथने को बंद कर लो। दाएं नथने से मुसलसल सांस लेने से जिस्म गर्म हो जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी। ये तरीकाकार मुझे पता था और मैं पहले भी एक दफ़ा नैनतारा के साथ सर्दी की रात में इस्तेमाल कर चुका था। हम आगे पीछे चल रहे थे कि हमें बर्फ में घिरी एक बिल्डिंग नजर आई, जिसके बाहर एक बुलंद टावर बना हुआ था जिस पर बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हुई थी। एक जगह एक सिक्योरिटी पोस्ट बनी हुई थी। मैं चुपके से पोस्ट के पास गया। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। मैंने झांक कर अंदर देखा तो 2 सिक्योरिटी वाले एक केरोसिन ऑयल के चूल्हे के पास बैठकर आग ताप रहे। इनका असलहा एक तरफ पड़ा था। मैं जल्दी से अंदर घुसा। वो मुझे देखकर हैरत से खड़े हो गए। मैंने साइलेंसर लगे पिस्टल का रुख इनकी तरफ किया और इन्हें बैठने का इशारा किया। वो कोई मकामी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे। मैं उन्हें धमकी दी कि जिंदगी चाहते हो तो हरकत मत करना। वो साकित होकर बैठ गए। मैंने इनसे पूछा और कितने सिक्योरिटी के अफराद हैं, तो इनमें से एक ने कहा कि बस हम 2 हैं। मैंने इसके दिमाग को पढ़ा। वो सच बोल रहा था, क्योंकि वो 4 मकामी गार्ड्स थे। इनमें से 2 सुबह और 2 शाम को अपनी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर चले जाते थे। यहाँ कोई भी आता था। कुछ गैर मुल्की इंजीनियर्स थे जो अंदर काम कर रहे थे और अंदर ही बने रिहायशी कमरों में रहते थे और कभी कभार शॉपिंग के लिए शहर जाते थे। मैं चलता हुआ इनके पास गया और इनके समझने से पहले पिस्टल के बट मारकर इनको बेहोश कर दिया और बाहर निकलकर अपने साथियों को औलोके का इशारा किया। हम अंदर दाखिल होकर बिल्डिंग के पास फैल गए। यह एक मुकम्मल बंद बिल्डिंग थी और अंदर रोशनी नजर आ रही थी। मैंने दरवाजे को चेक किया, मजबूत लकड़ी का था और अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर लगी बेल का बटन दबा दिया और जब तक बटन दबाए रखा जब तक ऊपर लगे स्पीकर से आवाज नहीं आई कि कौन है। मैंने उसकी आवाज सुनकर उसके लबो लहजे को गिरफ्त लेकर उसके दिमाग में पहुंचा। उसने सांस नहीं रोका। वह सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटर था। इसका नाम पॉल था। वो इस वक्त शराब के नशे में धुत था। मैंने इसको मजबूर किया और दरवाजे पर लाकर दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला मैंने इसको पिस्टल का बट मारकर बेहोश कर दिया। इसकी सोच से मुझे मालूम हुआ कि वो 6 इंजीनियर्स थे जो सीक्रेट सोसाइटी की तरफ से सेंटर में काम कर रहे थे। अर्जुन कुमार को मैंने कहा कि 2 अफराद मशीनों पर काम कर रहे हैं और बाकी 3 अपने कमरों में सोए हुए हैं। अर्जुन कुमार और संजय रिहायशी कमरों की तरफ गए और काजल मेरी हॉल की तरफ जहां मशीनरी लगी हुई थी। जैसे ही शीशे का दरवाज़ा खुलकर मैं अंदर दाखिल हुआ, अंदर बैठे अफराद ने मुड़कर पीछे देखा और अजनबी अफराद को देखकर उठने की कोशिश की तो मैं साइलेंसर लगे पिस्टल से इनको शूट कर दिया। अंदर कंप्यूटर और बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी जो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट थी और स्क्रीनों पर पूरे इलाके के पहाड़ों के मंजर नजर आ रहे थे। हत्ता के इर्द गिर्द काठमांडू शहर और मुल्हिका शहरों के मनाजिर भी चल रहे थे और एक स्पीकर पर कोई मुसलसल बोल रहा था। हमने जल्दी से 7 लाए बम मशीनों के साथ लगाने शुरू कर दिए। जब हम काम से फारिग हो गए तो बाहर निकल आए। काफ़ी दूर आने के बाद अर्जुन कुमार ने रिमोट निकाला और मुस्कुराते हुए बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज़ से पहाड़ गूंज उठे। अर्जुन कुमार ने कहा, जल्दी करो और निकलो, क्योंकि धमाके से बर्फ़ पहाड़ों से फिसल कर नीचे आएगी। ऐसा ना हो बर्फ के नीचे दब जाएं। हम तेजी से भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि अर्जुन कुमार की चीख निकल गई और वो नीचे बैठ गया। उसने जल्दी से आवाज़ दी, लेट जाओ, मुझे गोली लगी, किसी ने हम पर हमला किया।